करके आए हैं। चलिए आपका भाई फिर से आ गया है आपकी खिदमत में अपने सीरीज का तीसरा लेक्चर लेकर के। इस लेक्चर की सबसे अच्छी खासियत यह है कि इसमें जो हमने क्वेश्चन बनाया है, बहुत मेहनत से क्वेश्चन बनाया यार। इस क्वेश्चन को बनाने के बाद अगर एक क्वेश्चन तुम बनाए तो तुमको ऐसा फील होगा कि हमने 4 से 5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अभी मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, मजा आ जाएगा, इतना मजा आएगा कि आप सोचोगे हाँ यार मजा आ गया क्वेश्चन बनाने के बाद। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। काम करने में थोड़ा मजा आता है, अरे कर दो सब्सक्राइब, अरे कर दो ना यार। चलो ठीक। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है। क्वेश्चन एकदम लुल्लू पुच्चू सा है। आपको इजीली वे में ये क्वेश्चन आपको आता होगा, हर किसी को आता है 206, लेकिन इससे आपका काम नहीं चलेगा। अगर एक स्टेप आगे बढ़ के क्वेश्चन पूछ दिया तो आपको दिक्कत हो जाएगी, तो फिर आप क्या करोगे। तो यही चीज तो आज के क्वेश्चन बनाने का मेरा मोटिव था कि आप जो भी टॉपिक से क्वेश्चन बनाओ आपका सारा क्वेश्चन बने यार, सारा क्वेश्चन बने। अगर बॉन्ड से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप इजीली वे में उसको मार करके आ पाओ। देखो अगर आप मेरी बात को सुन लोगे अभी तो आप इजीली वे में चीजों को कर पाओगे। चैनल को सब्सक्राइब किए हो ना, कर दो यार। चलो हम बात करते हैं। ये जो हमारे शरीर में हड्डी पाई जाती है इसको दो भाग में बांटा गया है, दो भाग में। एक्सियल स्केलेटन, अक्षीय कंकाल। दूसरा हम इसको बोलेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन, उपांतरीय कंकाल। ठीक है, दो चीज हो गई। जो एक्सियल स्केलेटन है इसमें 80 बॉन्ड पाए जाते हैं। कितने? 80 बॉन्ड पाए जाते हैं। जो आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें आपको 126 बॉन्ड पाए जाते हैं। इन दोनों को ऐड करोगे तो 206 आएगा। लेकिन थोड़ा और अंदर घुसते हैं, थोड़ा और उसको खोलने की कोशिश करते हैं और मजे लेके पढ़ते हैं हड्डी की ना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले एक्सियल स्केलेटन की बात करते हैं। अगर एक्सियल स्केलेटन की तुम अगर बात करना स्टार्ट करोगे तो हम जो एक्सिस वाले बॉन्ड होते हैं इसको हम एक्सियल स्केलेटन बॉन्ड बोलते हैं। तो हम एक्सिस से स्टार्ट करते हैं। पहला एक्सिस से जब स्टार्ट करेंगे तो हमारा पहला बॉन्ड ये वाला बॉन्ड आएगा, इसको हम ब्रेन खोपड़ी की बॉन्ड बोलते हैं। तो खोपड़ी के कितने बॉन्ड हैं? 29 बॉन्ड है, याद कर लो। अगर पूछेगा आपको कि आपके खोपड़ी में कितने बॉन्ड पाए जाते हैं तो आपको याद होना चाहिए कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, 29 बॉन्ड पाए जाते हैं। और याद रखना इसमें 29 बॉन्ड कौन कौन से हैं वो भी आपको आना चाहिए। ये जो स्कल वाला पार्ट है, ये खोपड़ी वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट है जिसको कपाल बोलते हैं, ये कपाल 8 हड्डी से बना होता है। और जो फेस है ये फेस ये आपका 14 हड्डी से बना होता है। तो कितना हो गया? 14 8 22। एक हड्डी है हाइट जो यहाँ पे पाया जाता है, जो टंग को सपोर्ट करता है, जो आपका जीभ है उसको सपोर्ट करता है। जीभ जीभ जो है उसको सपोर्ट करता है एक हड्डी, उसका नाम है हाइट बोन। कितना हो गया? 22 से 23। आप अगर कान के बारे में पढ़ोगे, किसके बारे में? कान के बारे में, तो कान के 3 पार्ट होते हैं। एक बाहरी वाला एक्सटर्नल, उसके बाद बीच वाला मिडिल, और अंदर वाला इंटरनल। जो मिडिल वाला पार्ट है, जो मिडिल वाला पार्ट है उसमें 3 बॉन्ड पाए जाते हैं। माइलस इंकस स्टेप्स। बोलो माइलस इंकस स्टेप्स, फिर से बोलो माइलस इंकस स्टेप्स। ये जो स्टेप्स है ये स्टेप्स है, ये स्टेप्स सबसे छोटी हड्डी है हमारे मानव शरीर की। ये जो स्टेप्स है ये सबसे छोटी हड्डी है हमारे मानव शरीर की। 3 बॉन्ड इस साइड, 3 बॉन्ड इस साइड, तो कितने हो गए? 6। तो मैंने क्या बताया था कि 29 बॉन्ड पाए जाते हैं आपके इस एरिया में। कौन कौन से? पहला 8 कपाल वाली, 14 फेस वाली, एक हाइट जो आपके जीभ को सपोर्ट करता है, उसके बाद 6, 3 इधर 3 इधर, तो कितने हो गए? 29। इसके बाद हम आगे बात करेंगे। एक बॉन है हमारा ये वाला बॉन, इसको हम बोलते हैं स्टर्नम। उसके बाद हम पीछे चलते हैं। पीछे जो बॉन पाई जाती है इसको हम वर्टिब्रा बोलते हैं। अगर एडल्ट में वर्टिब्रा का नंबर पूछे तो आप कितना मारोगे? 26। अगर अनडेवलप्ड या एम्ब्रानिक स्टेज में पूछ देता है कितने वर्टिब्रा है तो आप ये मानोगे 33, क्योंकि जो लास्ट वाले जो हमारा वर्टिब्रा है, पहला सर्वाइकल जो 7 होता है, उसका थोरेसिक जो 12 होता है, उसका लंबर जो 5 होता है, उसके बाद सैक्रल, उसका कॉक्सिजियल सैक्रल, और उसके बाद कॉक्सियल। ये 5 5 होते हैं, लेकिन ये बाद में फ्यूज्ड कर जाता है। तो ये दो लास्ट में जो 5 5 है इसको हम एक एक काउंट करते हैं तो टोटल 26 होता है। अगर हम इसको सिंगल काउंट करते हैं तो वो 33 होता है। तो एडल्ट में पूछता है तो हम 26 मानेंगे। तो 26 ये हो गया। टोटल कितना पुराना है हमको? 80, क्योंकि एक्जेल में कितने पाए जाते हैं? 80। तो कितना हुआ? 29। 29 ये हो गया, एक ये वाला 30 हो गया। 30 के बाद रीढ़ की हड्डी 26 हो गया। अब हम बात करेंगे चलो हम देखते हैं इन चीजों को।
चलो हम इसको देखते हैं। मैंने यहाँ पे इन चीजों को लिख भी रखा है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि जो स्केलेटन है, ये जो आपका कपाल है इसमें 8 हड्डी है, ये जो फेशियल इसमें 14 है, ये अस्थि इसमें 6 है, और ये हाइवाइड में 1 है, और 26 आपका हो गया वर्टिब्रा, और एक हो गया स्टर्नम। और हम एक बात करना भूल गए थे, वो कौन सा है? पसली की हड्डी, जिसको हम रिब्स बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना, अगर रिब्स पूछा है, अगर पेयर्स पूछा है तो आपको 12 पेयर मानने हैं। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स पूछा है, नंबर ऑफ रिब्स पूछा है, तो आपको क्या मारना है? 24 मारना है। तो 24 आपके पसली की हड्डी हो गए। अगर सबको काउंट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा टोटल? ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया। आप कुछ भी पूछता है, आप इजीली वे में यहां से इस क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे। चलो हम बात करते हैं उपांतरिक कंकाल की। इसकी जब हम बात करेंगे, उपांतरिक कंकाल में कौन कौन से आएंगे, आप थोड़ा ध्यान रखना। हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हम बात करते हैं उपांतरिक कंकाल की। देखो, उपांतरिक कंकाल कहने का मतलब है कि ये वाला हाथ वाला, ये हाथ वाला, ये दोनों पैर वाला, इसके साथ साथ आपके कंधे की हड्डी, इस कंधे की हड्डी, और एक बोलते हैं हसली, जो 2 हड्डी होता है यहाँ पे, एक इधर एक इधर, इसको हम क्या बोलते हैं? हसली। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लेविकल। तो अगर आप देखोगे कि 2 आपको क्या मिल गए? कंधे की हड्डी, एक इधर एक इधर, 2 मिल गए आपको हसली, 2 2 4 हो गए। अब 2 मिल गया आपका जो हिप है, जो हिप है, ये 2 बॉडी से, ये हिप जो है आपका, ये भी 2 बोन से बना हुआ होता है। तो अगर आप देखोगे तो 2 2 4 तो 6 हड्डी आपके ये हो गए। हम बात करते हैं इस हाथ की, इस हाथ की, इस पैर की, इस पैर की। एक हाथ में आपके 30 बॉन पाए जाते हैं। कितने बॉन? 30 बॉन। ठीक उसी तरह एक पैर में कितने बॉन पाए जाते हैं? 30 बॉन। कौन कौन से? थोड़ा आप इसको भी देख लो। अगर हम हाथ की बात करते हैं, ये वाला जो बॉन है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं इसको? ह्यूमरस। ह्यूमरस क्या बोलते हैं इसको? ह्यूमरस। इसके बाद जो यहां तक की जो हड्डी है, इसमें जो हड्डी पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं रेडियस और अल्ना। कितने बॉन हो गए? 2 1 3। कितने हो गए? 2 2 1 3 बॉन आपके यहां हो गए। कौन से? ह्यूमरस, और 2 क्या हो गए? रेडियस, अल्ना। ठीक है। उसके बाद अगर रिस्ट पे चलते हैं, कहां पे? रिस्ट पे चलते हैं। जो रिस्ट है हमारा, ये रिस्ट जो है ना, ये रिस्ट में 8 बॉन पाए जाते हैं। कितने बॉन पाए जाते हैं? 8 बॉन। याद रखना, 8 बॉन ये हो गए, 2 बॉन यहां हो गया रेडियस और फेबुला, और 1 बॉन ये हो गया, इसको हम बोलते हैं ह्यूमरस। ठीक है। कितने हो गए? 8 3 11 बॉन। 11 बॉन हो गया। इसके बाद जो हम आगे चलते हैं, इसको बोलते हैं हम मेटाकार्पल। ये जो 8 बॉन, इसको क्या बोले थे हम? कार्पल। इसके बाद ये जो बॉन है, ये वाला बॉन, ये वाला बॉन, ये वाला बॉन, इसको बोलेंगे हम क्या? ये इसको क्या बोलेंगे? ये वाले बॉन को क्या बोलेंगे हम? मेटाकार्पल। क्या बोलेंगे इसको? मेटाकार्पल। इसकी संख्या कितनी होती है? 5। कितनी होती है? 5। याद रखना, कितनी होती है? 5। उसके बाद अगर इसकी बात करते हैं, इसको बोलते हैं फेलेंजेस। और कितने फेलेंजेस आपके पास? 3 3 6 3 9 3 12 2 14। 14 हो गए। अब काउंट करो, 14 ये हो गए, 5 ये, 14 5 19, 19 8, 19 8 27, 27 और ये 2 29, और ये 1, ये वाला पार्ट कितने हो गए? ह्यूमरस। कितने हो गए? 30। तो 30 इसमें और 30 इसमें, 60 और 30 पैर में भी होगा। तो हम क्या कर लेंगे? 60 60 120, 120 ये हो गए, और 4 ऊपर मैंने गिनाया, 2 कंधे की हड्डी, एक इधर, और 2 हसली, एक इधर, और 2 हिप की बॉन। कितने हो गए? 6। तो 120 प्लस 6 कितना हुआ? 126, और 80 उधर 206। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा? हमको लगता है अब सारी चीजें याद हो गई होगी आपको। अगर हम पैर की हड्डी की बात करते हैं, तो सबसे पहला हड्डी जो हमारा होता है, उसको हम बोलते हैं फीमर। सबसे मजबूत हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। तो हम फीमर की बात करते हैं। सबसे पहला बोन हो गया फीमर। इसके बाद जब जाओगे तो 2 हड्डी पाए जाएंगे, उसको हम बोलेंगे टीबिया और फेबुला। और ये टीबिया और फेबुला, फेबुला जो है सबसे पतली हड्डी होती है हमारे शरीर की। और ये ज्वाइंट जो होता है, नी ज्वाइंट, इसके पास एक हड्डी पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं पेटेला। तो कितनी हड्डी हो गए? एक फीमर और 2 टीबिया और फेबुला, 3 और एक पेटेला, 4 हड्डी ये हो गए। आपका जो एंकल है, जो एंकल है उसमें 7 हड्डी पाए जाते हैं। उसके बाद उसको हम बोलते हैं टार्सल। उसके बाद जो हड्डी होते हैं उसको बोलते हैं मेटाटार्सल। उसके बाद फिर बोलते हैं फेलेंजेस। तो ठीक उसी तरह फेलेंजेस कितने हो जाएंगे? 14। उसके बाद 5 हो जाएंगे आपके पास मेटाटार्सल। उसके बाद 7 हो जाएंगे आपका नीचे वाला, जो एंकल की बात करते हैं हम, एंकल में 7 बॉन पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे 8 बॉन पाए गए थे, तो वहां पे 7 बॉन पाए जाएंगे। उसको काउंट करोगे और आप
टिबिया फेबुला को काउंट करोगे, आप पेटला को काउंट करोगे, फीमर को काउंट करोगे, तो आपका टोटल बोन हो जाएगा 30। 30 इधर, 30 इधर, कितना हो गया आपका 60। और ये 30, ये 30, 120, और वो 6, 126। अब बताओ कि आपको कोई दिक्कत आएगी अगर एग्जाम में कोई पूछेगा इस तरह से क्वेश्चन कि बॉन्ड के बारे में, तो आप सारे क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इजीली वे में कर पाओगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की गति और शारीरिक मुद्रा और संतुलन के रखरखाव को नियंत्रित करता है? Which of the following part of brain that controls the body movement and maintenance of body posture and balance? चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा ब्रेन को समझ लिया जाए, थोड़ा उसके बारे में कुछ ब्रीफ कर लिया जाए। जो हमारा ब्रेन है ये 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन के बारे में मैंने आपको बता रखा, सेरिब्रम जो सबसे डेवलप्ड पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, जो हमारे नॉलेज और मेंटेनेंस के लिए जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये भी फोर ब्रेन का ही पार्ट है। थैलेमस क्या करता था? थैलेमस का काम है जो पेन होता था हमें, जो दर्द होता था उसको कंट्रोल के लिए, या फिर हमको किसी चीज को छूते थे तो हमको ठंडा फील होता था या गर्म फील होता था, वो बस कंट्रोल करता था। कौन कंट्रोल करता था? थैलेमस। वो हमको आइडिया देता था ये चीज गर्म है, ये चीज ठंडा है, या फिर आपको दर्द का एहसास होता था, कौन देता था? थैलेमस। दूसरा हम बताएं हाइपोथैलेमस, ये आपका टेम्परेचर कंट्रोल या भूख प्यास या फिर किसी से मोहब्बत हो जाती है आपको, शिद्दत वाली मोहब्बत, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस को थोड़ा कंट्रोल में रखिए, फिर आपका जिंदगी मजे में चलेगा, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है तो हमको किसी से भी प्यार हो जाता है, हम बातें वाह वाह यही मेरी जिंदगी है। अभी आपको बस उस पर कंट्रोल रखना है। किस पे कंट्रोल रखना है? हाइपोथैलेमस में। अगर इसको कंट्रोल नहीं रखोगे तो फिर आपका मामला बिगड़ने वाला है। तो हाइपोथैलेमस, थैलेमस और सेरिब्रम, ये फोर ब्रेन का पार्ट था। हम बात करेंगे हैंड ब्रेन की, पीछे वाले पार्ट की। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, एक होते हैं पोन्स, एक होते हैं सेरिबेलम, एक होते हैं मेडुला ऑब्लांगाटा। थोड़ा ध्यान से सुनना, ये जो पॉन्स की बात की हमने, ये पॉन्स जो है आपके ब्रेन और स्पाइनल कोड, ये जो स्पाइनल कोड है इसको कनेक्ट करता है पॉन्स, ठीक है। इसका काम आपको मालूम चल गया। सेरिब्रम, सेरिब्रम जो है, सेरिब्रम, सेरिब्रम एक ट्री लाइक जो स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, अभी मैं आपको दिखाता हूं। ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं सेरिबेलम। यही हमारे बॉडी को मेंटेनेंस करता है, मूवमेंट को मेंटेन करता है, बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है, बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है। कौन मेंटेन करता है? सेरिबेलम। एक है मेडुला ऑब्लांगाटा, तीसरा पार्ट। ये मेडुला ऑब्लांगाटा जो है ये रिस्पिरेशन, ठीक है, या हार्ट को कंट्रोल करता है, रिस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, साथ साथ में स्नीजिंग आती है, हमें छींक आती है, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो उल्टी होता है हमें, ये वोमिशन होता है, ये कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लांगाटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा? बॉडी पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्या हो जाएगा आंसर? बताओ बाबू, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर चला जाएगा आपका सेरिबेलम। क्या चला जाएगा? सेरिबेलम। चलो थोड़ा फोटो में इसको हम देखते हैं। ये जो बताया था मैंने आपको, ये क्या है? सेरिबेलम है। क्या है ये? सेरिबेलम है। और ये पॉन्स है। ये क्या है? पॉन्स है। और ये मेडुला ऑब्लांगाटा है जो हमारा उल्टी को कंट्रोल करता है, रिस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। ये पॉन्स देख रहे हो, ये ब्रेन और स्पाइनल कोड, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं स्पाइनल कोड, इसको कंट्रोल करता है। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट, इसको बोलते हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं स्पाइनल कोड। क्या बोलते हैं इसको? स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड और ये ब्रेन, इसको कनेक्ट करता है कौन? इसको कनेक्ट करता है ये पॉन्स, ठीक है। और ये सेरिबेलम देख रहे हो, ट्री की तरह स्ट्रक्चर बना हुआ है, यही हमारा मेंटेनेंस करता है, बॉडी बैलेंस को, पोस्चर को मेंटेनेंस करता है, ठीक है। और ये किसके लिए काम करता है? ये है सबसे इंपॉर्टेंट, इसका जो फंक्शन है वो रिस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। ये हमारी उल्टी हो रही होती है, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, वोमिशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ कोहनी और घुटने में पाया जाता है? देखो मैंने बताया कि एक क्वेश्चन करोगे आपको भड़ के मजा आने वाला है, इतना मजा आएगा कि फिर आप छोड़ ही नहीं पाओगे, कंटिन्यू करते रहोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं करोगे कर दो, मजा तो आने वाला है आपको, पक्का मजा आने वाला है। हम बात कर रहे हैं कि कोहनी और घुटने में कौन सा जोड़ पाया जाता है, कौन सा संधि पाया जाता है, कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है। चलो आपके बता दूं मैं आपको, चलो मैं आपको बता दूं थोड़ा जोड़ के बारे में।
आज जोड़ पढ़ दोगे, आपका सारा जोड़ का क्वेश्चन बन जाएगा। सुन लो थोड़ी मेरी बात को, दिमाग में घुसा लो, याद हो जाना है और होना ही होना है, नहीं होने का कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता। ये जो हमारा संधि है, ये जो हमारा ज्वाइंट्स है, ये तीन तरीके के हैं, तीन तरीके के ज्वाइंट्स है। पहला परफेक्ट पूर्ण संधि, इम्परफेक्ट ज्वाइंट अपूर्ण संधि, और एक फिक्स्ड ज्वाइंट अचल संधि। हम ये दोनों की बात पहले कर लेते हैं क्योंकि छोटा छोटा है, एक एक और इसका एग्जाम्पल है, उसको याद कर लेंगे तो समझ में आ जाएगी चीजें। हम इम्परफेक्ट या अपूर्ण संधि की बात करते हैं। ये जो आपका रीढ़ का हड्डी है ना, रीढ़ का हड्डी, उसमें पाया जाता है, उसके बीच में पाया जाता है। तो पूछेगा आपको कि रीढ़ की हड्डी में कौन सा संधि, कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है बताओ? इम्परफेक्ट या अपूर्ण संधि पाया जाता है। दूसरा मैंने बताया फिक्स्ड या अचल संधि, फिक्स्ड ज्वाइंट या अचल संधि। ये आपको कहां पाया जाएगा? जो स्कल मैंने अभी बताई थी आपको, ये जो स्कल में जो 8 जो बॉन पाए जा रहे थे, इसके बीच में जो ज्वाइंट्स हैं, इसके बीच में जो जोड़ है, इसको हम यहाँ पे जो जोड़ है, ये जोड़ कैसे हैं? फिक्स्ड है, मूवेबल नहीं है, ये हिलते जुलते नहीं है, पूरा फिक्स्ड है पूरी तरीके से। तो पूछेगा कि आपको फिक्स्ड ज्वाइंट कहां पाया जाता है, तो आप सिंपल सा बताओगे कि खोपड़ी के हड्डी में पाया जाता है। अब पहले पे आते हैं परफेक्ट ज्वाइंट, इसको हम बोलते हैं पूर्ण संधि, पूर्ण जोड़। ठीक है, ये 5 तरीके के होते हैं, बस ध्यान रखना, इसको ही पढ़ना था मुझे अच्छे तरीके से। 5 तरीके के सुनना, आपको सारी चीजें दिमाग में घुस जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा यार, आपको हर चीजें मैं याद करा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप सुन लो, आपको चीजें याद हो जाएगी। अगर आप गौर से सुन रहे हो तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं ये जो ज्वाइंट है, पूर्ण ज्वाइंट, पूर्ण ज्वाइंट ये 5 तरीके के होते हैं। पहला बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, इसको हिंदी में बोलते हैं, और देखते हैं हम, क्योंकि यहाँ मैंने एक चार्ट बना के रखा, पहले आप समझ लो, फिर यहाँ पे आपको मैं बता दूंगा अच्छे तरीके से। कुंदक खल्लिका संधि, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ये ऐसा ज्वाइंट है जो अच्छी तरीके से मूव कर सकता है, मूवेबल ज्वाइंट है। इस तरीके के 2 ज्वाइंट आपके पास पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक शोल्डर ज्वाइंट, ये देख लो शोल्डर ज्वाइंट, ये घुमा पा रहे पूरी तरीके से, ये कौन सा ज्वाइंट है? ये कौन सा ज्वाइंट है? शोल्डर ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट है ये? शोल्डर ज्वाइंट। और दूसरा है हिप ज्वाइंट, ये जो आपका नीचे वाला पैर है, जो ज्वाइंट है वहां पे, हिप ज्वाइंट, उसको बोलते हैं हम लोग बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। पहला मैंने आपको बताया बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, किसका? परफेक्ट ज्वाइंट का पहला टाइप बताया आपको, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं कुंदक खल्लिका संधि। ठीक है, इसमें 2 आ गए, हिप ज्वाइंट और आपके शोल्डर ज्वाइंट, दिमाग में बैठा लो चीजों को। दूसरा हम बोलेंगे हिंज ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट? हिंज ज्वाइंट। दूसरा ज्वाइंट हिंज ज्वाइंट, ऐसा ज्वाइंट जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मुड़ सके, जैसे ये वाला ज्वाइंट देख रहे हो, ये इसको पीछे तो मुड़ सकते हो, बिल्कुल भी नहीं मुड़ सकते, ये एक ही डायरेक्शन में मुड़ सकता, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये नहीं मुड़ सकता। इस तरीके के ज्वाइंट 2 पाए जाते हैं, एक यहाँ पे, एक आपका नी ज्वाइंट। ठीक है, एक कहनी ज्वाइंट और एक घुटना का ज्वाइंट। ठीक है, ये 2 तरीके के ज्वाइंट इसको बोलते हैं हिंज ज्वाइंट, जो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर सके। तीसरा आपका पाइवट ज्वाइंट, पहला बताया आपको बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, दूसरा बताया आपको हिंज ज्वाइंट, तीसरा बता रहा हूं आपको पाइवट ज्वाइंट। पाइवट ज्वाइंट सुनना गौर से, पाइवट ज्वाइंट जैसे कि उसमें एक एक्सिस होता है, उस पर दूसरी बॉन घूम रही होती है। जैसे कहने का मतलब मेरा बात, ये मेरा सर है और ये एक्सिस है। ठीक है, ये सेकंड वर्टिब्रा है, जिससे मैंने सर्वाइकल वर्टिब्रा की बात की थी, इसका जो सेकंड वर्टिब्रा है, इस पे आपका सर्कल, इस पे जो सेकंड वर्टिब्रा है, इस पर आपका ब्रेन या जो स्कल रखा हुआ रहता है, इसीलिए आप इसको इस तरीके से मूवमेंट कर सकते हो। इस तरीके के मूवमेंट को बोलते हैं हम लोग पाइवट ज्वाइंट, या हिंदी में बोलो तो खूंटी संधि। ये कहाँ मिलेगा? ये आपको द्वितीय केशुरक और ब्रेन के बीच में ये ज्वाइंट आपको मिलेगा। 3 ज्वाइंट हो गए, कौन कौन से? बॉल एंड सॉकेट, दूसरा हिंज ज्वाइंट, तीसरा पाइवट ज्वाइंट। चौथी ज्वाइंट की बात करेंगे हम, बताओ कौन सा? ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ये जो आपका रिस्ट है ना, इसमें 8 हड्डी पाए जा रहे हैं, मैंने आपको अभी हड्डी गिनाया था। ये जो 8 हड्डी पाए जा रहे हैं, ये 8 हड्डी, ये 8 हड्डी के बीच में जो ज्वाइंट पाया जा रहा है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट। कौन बोलते हैं इसको? ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद 5वां है हमारा सैडल ज्वाइंट। कौन सा? सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट आपका ये जो अंगूठा देख रहे हो, ये जो अंगूठा देख रहे हो, ये अंगूठा जो मूवमेंट कर रहा है, ये अंगूठा के बीच में जो आपका बॉन्ड पाया जा रहा है, सॉरी, ये अंगूठा के बीच में जो आपका जोड़ पाया जा रहा है, संधि पाया जा रहा है, इसको हम बोलते हैं सैडल ज्वाइंट। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, हमको लगता है
कि आपकी संधि पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, आपकी ज्वाइंट पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। 3 परफेक्ट, इम्परफेक्ट, फिक्स्ड। परफेक्ट की बात करेंगे तो उसके 5 टाइप: बॉल एंड सॉकेट, हिंज, पाइवट, ग्लाइडिंग और सैडल ज्वाइंट। हम फिक्स्ड। अब इम्परफेक्ट की बात करेंगे तो इम्परफेक्ट कहाँ पाया जाएगा? आपका वर्टिब्रा केसुरक के बीच में। और हम बात करेंगे फिक्स्ड की तो फिक्स्ड आपको कहाँ पाया जाएगा? स्कल बोन के बीच में पाया जाएगा। अब जो हमारा क्वेश्चन है उस पे चलते हैं, हम उसकी बात करते हैं। देखो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ कोहनी और घुटने में पाया जाता है? बताओ, कोहनी और घुटने में कौन सा जोड़ पाया जाता है? अब तो बता देना चाहिए यार, अब क्या दिक्कत है? मैंने समझाया आपको इतने अच्छे तरीके से, तो अब तो नहीं लगता मुझे कोई दिक्कत होनी चाहिए। आप इजीली वे में इसका आंसर कर सकते हो। इसमें कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है? हिंज ज्वाइंट पाया जाता है, क्योंकि ये एक डायरेक्शन में ही मूवमेंट कर पाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? आपका हिंज ज्वाइंट। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसकी बात करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है? देखो, एक तरह का चूना जो हमारा कभी हड्डी वगैरह फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि हार्ड होता है। कुछ लगाने के कुछ देर बाद ही ये हार्ड हो जाता है, तो एक सपोर्ट मिल जाता है और हमारे बोन को जुड़ने में मदद करता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? अब इसको फॉर्मूला जानने से पहले आपको एक चार्ट देख लेते हैं, फिर वहां से आपको चीजें ज्यादा क्लियर समझ में आ पाएगी। तो चलो हम बात करते हैं। चलो हम बात करते हैं। ये चार्ट देखना, ये चार्ट बना के रखा है मैं आपको, हो सकता है कुछ भी पूछ सकता है ना। मैंने यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस आपके पास कुछ भी पूछ सकता है, तो मैंने यहाँ पे खास करके आपके सामने प्लास्टर ऑफ पेरिस लेके आया हूँ। हो सकता है कि जिप्सम का फॉर्मूला पूछ दे, हो सकता है कि आपको वाशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछ दे, तो आपको यहाँ से इन चीजों को याद कर लेना है। अब अगर पहला देखोगे तो जो पहला जो है, पहला है आपका बेकिंग सोडा। क्या? बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है, क्या? NaHCO3, NaHCO3। और देखोगे ये जो वॉशिंग सोडा है, देखो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि वॉशिंग सोडा, वॉशिंग मतलब कपड़ा धोने वाला। कपड़ा किससे धोते हो? पानी से। जिसमें ज्यादा पानी होगा वो वॉशिंग सोडा होगा। तो ये जो 10H2O, देख रहे हो कितना वाटर है यहाँ पे इसके पास पानी कितना है? 10H2O। कितना? 10H2O। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10H2O। मतलब Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में अगर 10 मॉलिक्यूल वाटर बिना रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? वॉशिंग सोडा। अगर सोडियम कार्बोनेट में Na2CO3 में 10 मॉलिक्यूल पानी अगर मिला हुआ है तो हम इसको क्या बोलेंगे? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, धोने वाला, ठीक है, कपड़ा धोने वाला सोडा। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। देखना, कैल्शियम सल्फेट में अगर आधा वाटर है, कितना वाटर है? आधा वाटर है। देखो दो चीजें यहाँ पे, दो वाटर अगर है तो जिप्सम है, एक वाटर है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। याद करने वाली चीजें हैं, थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। तो बस मैं एक रफली आइडिया दे रहा हूं कि अगर आधा वाटर तो सल्फेट किसका होगा? कैल्शियम सल्फेट। वो तो आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन एक रफली आइडिया दे दूं मैं आपको कि अगर हाफ H2O है, आधा पानी है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर दो पानी है, दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, तो जिप्सम उसको बोलेंगे हम। एक होता है ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला है आपको CaOCl2। तो चलो आप उस क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप इजीली वे में क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। जैसे यहाँ पे क्या है? CaSO4, ये क्या है? जिप्सम, आपको मालूम है। ये क्या है आपका? वॉशिंग सोडा। ये क्या है आपका? जिप्सम। ठीक है, और ये क्या है आपका? वॉशिंग सोडा, है ना जी। ये क्या है आपका? वॉशिंग सोडा। और ये क्या है आपका? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग ब्लीचिंग पाउडर। ये क्या है आपका? ब्लीचिंग पाउडर। और ये है आपका POP। तो आंसर क्या चला जाएगा आपका? 4। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उष्मा के परिवहन के किस साधन के लिए अनिवार्य रूप से माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? और सुनना, ये जो हीट का ट्रांसफर होता है, थोड़ा गौर से सुनना। आपको कुछ भी पूछेगा आप इजीली में करके आ जाओगे यार, सुन लो गौर से, भागना नहीं। देखो, ये जो हीट का ट्रांसफर होता है, हम बात करते हैं। जैसे आप एक रॉड ले लिए, क्या ले लिए? एक रॉड ले लिए, ठीक है, इतना बड़ा एक रॉड ले लिए।
इस साइड में आप उसको हीट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इस साइड में आपको उसको हीट कर रहे हो। कुछ देर के बाद हीट करते 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 क्या होगा कि ये हीट यहां तक पहुंच जाएगा। जैसे खाना बनाते वक्त चम्मच वगैरह होता है ना, होता है ना चम्मच वगैरह, चम्मच वगैरह जो खाना बनाते तो वहां पे गर्म होता है, लेकिन वो कुछ देर के बाद अब जहां हाथ पकड़े हुए होते हैं वो भी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे उष्मा का ट्रांसफर हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ गर्म करते 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 लेकिन यहाँ पे भी कुछ देर के बाद गर्म होने लगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो है पार्टिकल का मूवमेंट नहीं हुआ है। ध्यान रखना, यहाँ पार्टिकल का मूवमेंट नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ का लोहा का पार्ट जो है उठ के यहाँ चला गया या फिर यहाँ का उठ के यहाँ चला गया तब यहाँ गर्म हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, यहां गर्म हुआ, कंटिन्यू गर्म करते रह गए करते रह गए, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में हीट का ट्रांसफर होता चला गया, यहां गर्म हुआ और धीरे धीरे यहां गर्म हो गया। इस तरीके के कंडक्शन को, इस तरीके के हीट ऑफ ट्रांसफर को हम बोलते हैं चालन या कंडक्शन। ध्यान रखना, कंडक्शन में मूवमेंट ऑफ पार्टिकल नहीं होता है, आप किसी जगह कंटिन्यू गर्म करते रहते हो और पार्टिकल जो है हीट को एक दूसरे से ट्रांसफर करता है धीरे धीरे। यहां गर्म कर रहे हो तो यहां गर्म हो जाएगा। इस तरीके के हीट के ट्रांसफर को हम बोलते हैं कंडक्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं चालन। दूसरा होता है कन्वेक्शन। तीन तरीके के होते हैं जनरली, पहला मैंने बता दिया आपको कंडक्शन, चालन। दूसरा होता है कन्वेक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं संवहन। कन्वेक्शन में क्या होता है, जब आप पानी गर्म कर रहे हो तो, ठीक है, जब आप पानी गर्म कर रहे हो तो आप नीचे से क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो। क्या दे रहे हो, नीचे से हीट दे रहे हो। क्या दे रहे हो, नीचे से हीट दे रहे हो। जब हीट दे रहे हो, जब हीट दे रहे हो तो नीचे का पानी गर्म होता है, ये पानी उठ के ऊपर जाता है और फिर ऊपर का पानी नीचे आता है, इस तरह से पानी गर्म होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पार्टिकल का ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ नीचे का पानी गर्म हुआ, ये पानी खुद ऊपर गया, फिर वहां से ऊपर वाला पानी नीचे आया और इस तरीके से पूरा पानी आपके जो बकेट में रखा हुआ वो गर्म होता है। यहाँ पे पार्टिकल का ट्रांसफर होता है, यहाँ पार्टिकल की ट्रांसफर होती है, इसमें कन्वेक्शन में, संवहन में। तीसरा जो है, तीसरा पार्ट है रेडिएशन, इसको हम बोलते हैं विकिरण। क्या, विकिरण या रेडिएशन। अब रेडिएशन सुनना, अगर आप एक मोमबत्ती जला दो, पहले यहाँ पे एक मोमबत्ती जला दो, यहाँ मोमबत्ती जल रहा है, ठीक है, मोमबत्ती जल रहा है, इसका हीट यहाँ पे आपको फील होगा, फील होता है। मोमबत्ती यहाँ जल रही है लेकिन आपको हीट यहाँ पे फील होता है। ठीक इसी तरह अगर आप थोड़ा सा इधर हट जाते हो, थोड़ा सा इधर हट जाओगे, यहाँ भी आपको हीट फील होगा, यहाँ भी आपको हीट फील होगा, ठीक यहाँ भी आपको हीट फील होगा, यहाँ भी आपको हीट फील होगा। लेकिन यहाँ पे किसी मीडियम का हेल्प इसको नहीं लेना पड़ा, किसी मीडियम का हेल्प नहीं लेना पड़ा इस तरीके के ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट में या उष्मा के संचरण में या उष्मा के परिवहन में। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है उष्मा के परिवहन के किस साधन के लिए अनिवार्य रूप से माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब आप क्लियर तरीके से बता सकते हो आंसर, कंडक्शन होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो पार्टिकल का मूवमेंट होता ही नहीं है, लेकिन एक माध्यम से तो ट्रांसफर हो रहा है ना। ठीक उसी तरह रेडिएशन की बात करोगे तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा बाबू, आंसर चला जाएगा आपका रेडिएशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग शरीर की प्रतिवर्ती गतिविधि को नियंत्रित करता है। सुनना यार गौर से, प्रतिवर्ती गतिविधि होता क्या है, ये रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती क्या है, विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। गौर से सुनना, ये जो अचानक सा आपको फील होता है, जैसे आपने किसी गर्म चीज को छुआ, खटाक से हाथ हटा, आप किसी गर्म चीज को छुआ, आपका पैर कहीं पड़ गया, ठीक है, खटाक से आप पैर छींपते हो, खटाक से आप हाथ छींपते हो, इसी एक्टिविटी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्टिविटी या प्रतिवर्ती गतिविधि। इसमें हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें हमारा ब्रेन का पार्ट वो इन्वॉल्व होता है जिसका नाम है स्पाइनल कोड मेरु रज्जु। क्या, स्पाइनल कोड मेरु रज्जु। अगर यहाँ ऑप्शन की बात करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, सारे ऑप्शन के बारे में लगभग आपको आइडिया हो गया होगा, मैंने पहले भी डिस्कस किया, एक बार मैं यहाँ पे बोल देता हूँ। जो सेरिबेलम है, सेरिबेलम क्या करता है, बॉडी पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करता है, बॉडी के मूवमेंट को मेंटेन करता है। जो स्पाइनल कोड है ये आपको पता है रिफ्लेक्स एक्शन में आपको हेल्प कर रहा है, और जो सेरिबेलम है ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डेवलप्ड पार्ट है किसी भी ह्यूमन बॉडी का, ब्रेन के किसी भी
पार्ट में सबसे ज्यादा डेवलप पार्ट कौन सा है? सेरिबेरम। यही हमारा नॉलेज को डिसाइड करता है, यही हमारे मेमोरी को डिसाइड करता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे चला जाएगा, क्या जाएगा हमारा आंसर बाबू? हमारा आंसर चला जाएगा स्पाइनल कोड। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग द आर्टिकल? देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा मेरी बात को गौर से सुनना। आप इजीली में क्वेश्चन को हलवा हलवा कर दोगे यार, उड़ा दोगे ऐसे ही, धुआं में उड़ा दोगे, धुआं में उड़ा दोगे। क्या कर दोगे? धुआं में उड़ा दोगे, सारा क्वेश्चन आपका धुआं में उड़ जाएगा। आपको फर्क नहीं पड़ेगा, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा कि कौन क्या करता है कौन नहीं करता है, बस थोड़ा गौर से सुनना मेरी बात को। चलो हम थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड का सहारा लेते हैं। चलिए हम एक स्लाइड लेते हैं, फिर हम बात करते हैं इन चीजों की। देखो सबसे पहले हम सबसे ऊपर रखेंगे इसको, लंग्स को, ठीक है, इसको रखेंगे लंग्स को। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में यार? फेफड़ा। ये भी लिखना पड़ेगा? नहीं लिखना पड़ेगा, चलो ठीक है, फेफड़ा। दूसरा हम बात करेंगे हार्ट की। हम हार्ट ऐसे बनाएंगे, कोई बुरा मत मानना यार, कोई बुरा मत मानना यार, तुम्हारे तरीके से नहीं बना पा रहे हैं हम, दिक्कत है। कोई बच्चा बोल रहा नहीं सर दिल तो इस तरीके से होता है, हाँ यार मान लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चलो ठीक है, बुरा मत मानो, हम तुम्हारे तरीके से दिल बना लेते हैं, ठीक है। चलो यार क्या तुम भी बोलोगे, थोड़ा ये दिल हटा देते हैं ना, इसी तरह का दिल बना देते हैं, ठीक है, इसी तरीके का दिल बना देते हैं। चलो तुम भी बोलोगे सर नाइंसाफी कर दी मेरे साथ, कोई नहीं, ये क्या हो गया आपका हार्ट, और ये हो गया आपका बॉडी, ये हो गया आपका शरीर। गौर से सुनना, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपका सारे क्वेश्चन बनेंगे यार। ये जो सिरा से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, ये धमनी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, किसका वाल मजबूत होता है, किसका वाल थीन होता है, कौन क्या पाया जाता है, सब चीज आपको यहाँ पे समझ में आएगा मजे तरीके से। बस गौर से सुनते रहना, सुनोगे, गौर से सुनते रहना, सुनोगे ना। चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो देखो, ये जो फेफड़ा है ना, जो फेफड़ा है, फेफड़ा से खून साफ होकर के आपके इस चेंबर में आता है, इसको हम बोलते हैं क्या? एट्रियम। उसके बाद खून आता है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। उसके बाद खून यहाँ आता है पूरे बॉडी में। इसके बाद खून आपका पहुंचता है ये एट्रियम में, और इसके बाद खून पहुंचता है फिर आपका फेफड़ा में। गौर से सुनना, गौर से सुनना। ये ऊपर का दोनों पार्ट है जिसको हम क्या बोलते थे? एट्रियम। इसको लेफ्ट, इसको राइट, इसको बायां, इसको दायां। ये वेंट्रिकल, ये बायां, ये दायां। इतना तो जानते होगे, मैं इन चीजों की उम्मीद करता हूं आपसे। देखो ये फेफड़ा से जो खून आती है ना लेफ्ट एट्रियम में, ये शुद्ध खून आती है। फेफड़ा से जब भी खून आएगा वो शुद्ध खून आएगा। और जो यहां से एट्रियम से आपको वेंट्रिकल में खून आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये शुद्ध है तो ये भी शुद्ध होगा, और ये शुद्ध खून आपके पूरे बॉडी में पहुंचता है। तो शुद्ध खून को बॉडी में पहुंचाने का सारा जिम्मेदार कौन लिया है? आपका धमनी। कौन लिया है? धमनी, ठीक है। और ये बॉडी में जो खून गया है, यहाँ बॉडी में जहां जरूरत थी वहां खून पहुंच गया। अब खून जहां पहुंचा है, जहां जरूरत पड़ी, तो खून तो साफ आया था ऑक्सीजन लेकर के, और बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है खून में मिल जाता है, तो खून गंदा हो जाता है। देखो गंदा खून अच्छा खून की बात हम सिर्फ इसलिए करते हैं यहाँ पे कि जिसमें ऑक्सीजन होगा उसको हम शुद्ध खून बोलेंगे, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको हम अशुद्ध खून बोलेंगे। तो अब जब बॉडी में जो खून आएगा, तो बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड खून में चला गया, तो वो खून अशुद्ध हो गया, तो हम उसको बोलेंगे ये खून अशुद्ध है। और ये अशुद्ध खून का सारा ठेका कौन ले रखा है? सेरा। क्या? सेरा, ठीक है। तो सेरा आपका अशुद्ध खून को कहां पहुंचाता है? बॉडी से आपके हार्ट में। और धमनी जो है आपको शुद्ध खून को कहां पहुंचाता है? हार्ट से आपके बॉडी में। इतना तो आप समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा नाम में कंफ्यूजन है, बस याद रखना। ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं इसको? पल्मोनरी आर्टरी। इसको बोलते हैं हम पल्मोनरी वेन।
देखो ये सेरा जो है इसको हम क्या बोलते हैं, वहन, और ये धमनी को क्या बोलते हैं हम लोग, आर्टरी बोलते हैं ना। इतना कोई दिक्कत नहीं, बस कंफ्यूजन कहां पे होती है, कंफ्यूजन कुछ नहीं क्लियर करना आपको। जो शुद्ध खून को लेके जाएगा वो आर्टरी होगा, शुद्ध खून को लेके जाएगा वो आर्टरी होगा, जो अशुद्ध खून को लेके जाएगा वो क्या होगा, सेरा होगा। इतना तो आपको कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। बस कंफ्यूजन ये है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है, जो पल्मोनरी आर्टरी है वो देखो जब यहाँ पे अशुद्ध खून आया तो यही अशुद्ध खून को तो लेके जाएगा लंग्स के पास। तो ये पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन, अगर पल्मोनरी आर्टरी में लग गया तो वो अशुद्ध खून को लेके जाएगा। कंसेप्ट क्लियर रखो, आर्टरी हमेशा शुद्ध खून के लेके जाएगा, आर्टरी हमेशा शुद्ध खून के लेके जाएगा, आर्टरी हमेशा शुद्ध खून के लेके जाएगा, सीरा हमेशा अशुद्ध खून को लेके जाएगा, सीरा हमेशा अशुद्ध खून को लेके जाएगा। लेकिन अगर सीरा में पल्मोनरी लग गया तो वो शुद्ध खून को लेके जाएगा, अगर आर्टरी में पल्मोनरी लग गया तो वो अशुद्ध खून को लेके जाएगा। बस काम तमाम। क्या बोला मैंने, अगर आर्टरी है तो शुद्ध, सीरा है, वेन है, अशुद्ध, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर पल्मोनरी लग गया तो आप उसको उल्टा कर देना, बस इतना दिमाग में रखो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज और, ये धमनी है, ये धमनी का वाल मोटा होता है। देखो क्यों मोटा होता है, थोड़ा ध्यान रखना, याद करने वाली चीज ये भी है, थोड़ा कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। ये जो हार्ट है ये सबसे बड़ा पार्ट होता है हार्ट का, यहीं से हार्ट से जो है ना खून बाहर निकलता है, तो बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ कंट्रक्शन होता है। तो अगर ये धमनी का वाल मजबूत नहीं होगा तो फट जाएगा। तो आप यहां से याद कर सकते हो, कंफ्यूजन होता है कि धमनी का वाल मोटा होगा कि सिरा का वाल मोटा होगा, तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया ना कि जो वेंट्रिकल से जुड़ा होता है, जो हार्ट से बॉडी तक खून को लेके जाता है उसको हम धमनी बोलते हैं। इसका इसलिए मोटा होता है वाल क्योंकि इसको ज्यादा झटका सहना पड़ रहा है। अब कोई दिक्कत हमको लगता नहीं होनी चाहिए। अब क्या करता है, जो पल्मोनरी वेन है ये आपका शुद्ध खून लेकर के आर्ट्रियम में आएगा, एट्रियम से वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल से बॉडी में, बॉडी से फिर ये सिरा जो है आपको कहां से ले गया, दाया एट्रियम में, फिर ये दाया वेंट्रिकल में पहुंचा, और वेंट्रिकल से फिर खून कहां पहुंचेगा, फेफड़े के पास। और फेफड़ा का काम क्या है, फेफड़े का काम है खून को साफ करना, क्योंकि इसलिए इसलिए बोल रहा हूँ फेफड़े का काम खून को साफ करना है, क्योंकि अगर जब हवा लेते हो तो ऑक्सीजन जाता है, और जब बॉडी से जो खून आ रही होती है उसमें CO2 होता है, CO2 बाहर निकल जाता है, और CO2 जो है ब्लड के द्वारा जहां पे बॉडी को रिक्वायरमेंट है वहां पहुंच जाती है। अगर ये चीज समझ गए हो तो चलो हम क्वेश्चन को देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है पल्मोनरी आर्टरी कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, पल्मोनरी आर्टरी कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, जो पल्मोनरी आर्टरी है कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। अगर आप देखोगे यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, पल्मोनरी आर्टरी कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, गलत बात। पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, अशुद्ध खून को लेके जाता है ना, CO2 को लेके जाता है ना, पल्मोनरी आर्टरी CO2 को लेके जा रहा है कहां तक, हार्ट से लंग्स, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। दूसरा है पल्मोनरी आर्टरी कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब। क्यों सही जवाब, देखो अगर यहाँ पे आप चलोगे तो देखना यहाँ पे ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये अशुद्ध खून लेके जा रहा है, अशुद्ध खून में क्या है, CO2 है, और ये पल्मोनरी वैन जो है ये आपका शुद्ध खून लेके आ रहा है। तो कोई दिक्कत यहाँ से कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो क्या है यहाँ पे आपका, पल्मोनरी आर्टरी जो है कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, ये आंसर आपका चला जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। धमनियों में पतली लचीदार दीवारें होती है, आर्टरीज है थिन वाल, मैंने बताया आपको अभी कि आर्टरी में ज्यादा झटका पड़ता है तो इसका वाल मजबूत होना चाहिए झटका को सहने के लिए, तो ये भी गलत ऑप्शन है। तो आंसर आपका चला जाएगा 2। चलो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क को यांत्रिक झटके से बचाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक, जो मैकेनिकल शॉक अगर ब्रेन को लगेगा इससे कौन इसको प्रोटेक्ट करता है। इसको समझने के लिए थोड़ा एक फोटो के पास चलते हैं, थोड़ा उसकी हेल्प लेते हैं। देखो ये वाला फोटो को थोड़ा देखना, चीजें समझ में आ जाएगी। ये जो आपका बाल है, बाल वाला पार्ट देख रहे हो, बाल, ठीक है। बाल के बाद जो स्कल बोन है इसकी बात कर दीजिए, स्कल बोन है, बाल के बाद क्या है,
आपका ये स्कल बोन है। उसके बाद जो है ना 3 लेयर पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं इसको? मेनिंजेस। क्या बोलते हैं इसको? मेनिंजेस। क्या बोलते हैं इसको? मेनिंजेस। ये मेनिंजेस 3 पार्ट होते हैं। एक होते हैं इसका ड्यूरामीटर, दूसरा होते हैं अरेकनॉइड मीटर, तीसरा होते हैं पिया मीटर। थोड़ा इसको गौर से समझना। स्कल बोन के अंदर उसके बाद जो ये आपका ब्रेन है, इस ब्रेन के ऊपर 3 लेयर पाई जाती है। जो ब्रेन है आपका, ये ब्रेन के ऊपर 3 लेयर पाई जाती है। कौन कौन सा? ड्यूरामीटर, अरेकनॉइड मैटर, पिया मैटर। 3 लेयर पाए जाते हैं, इसको हम बोलते हैं मेनिंजेस। सबसे बाहर वाला ड्यूरामीटर, उसके बाद एरेकनोइड, उसके बाद आपका पिया मैटर। ये जो एरेकनोइड मैटर है, ये एरेकनोइड मैटर है, इसके नीचे पाया जाता है सब ड्यूरल स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? सब ड्यूरल स्पेस और सब अरेकनोइड स्पेस। ध्यान रखना, सॉरी, ये जो सब ड्यूरल स्पेस है, ड्यूरामीटर के नीचे सब ड्यूरल स्पेस जस्ट, उसके बाद जो अरेकनोइड है इसमें एक स्पेस पाई जाती है, इसको बोलते हैं सब अरेकनोइड स्पेस। यही स्पेस में फ्लूइड पाई जाती है। ये जो स्पेस है इसमें क्या पाई जाती है? फ्लूइड पाई जाती है। ये जो सब अरेकनोइड स्पेस है इसमें एक फ्लूइड पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या? CSF, सॉरी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। यही फ्लूइड जो है मैकेनिकल शॉक से बचाता है। यही फ्लूइड जो है मैकेनिकल शॉक से बचाता है। और लास्ट वाला पार्ट है पिया मीटर। तो आपको पूछ सकता है कि सबसे अंदर वाला लेयर कौन सा है? तो पिया मीटर, बीच वाला अरेकनोइड, सबसे ऊपर वाला ड्यूरामीटर और अरेकनोइड मैटर। इसी में आपको एक स्पेस पाया जाएगा, इसको हम सब अरेकनोइड स्पेस बोलते हैं। और इस स्पेस में फ्लूइड पाया जाता है, जिस फ्लूइड को बोलते हैं CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। यही मैकेनिकल शॉक से ब्रेन को बचाता है। तो चलिए उस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन इजीली में आप सॉल्व कर पाओगे। क्या आंसर जाएगा इसका? ड्यूरामीटर? नहीं। अरेकनोइड मैटर? ना जी। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड? हाँ, ये आपका आंसर बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिसंचरण परिसंचरण तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आ ट्रू रिगार्डिंग सर्कुलेटरी सिस्टम? ये सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, इसमें कौन सा जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कौन सही है? थोड़ा सिस्टम को पढ़ो, इसमें कुछ चीजें दी गई है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसका काम ही वही है कि जो भोजन खाते हैं, डाइजेशन के बाद जो जरूरियत वाली चीज होती है वो खून में चला जाता है और वो खून को पूरे बॉडी तक पहुंचाता है। और जहां जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑक्सीजन ले लेता है बॉडी, और जो खाने की जरूरत पड़ती है, फूड की जरूरत पड़ती है, वो बॉडी तक पहुंच जाता है। वो सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ही होता है। ठीक है। दूसरा चीज अगर हम बात करते हैं, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, ये किस चीज से बना होता है? पहली चीज कि आपका एक हार्ट होना चाहिए, उसके बाद आपका ब्लड वेसल होना चाहिए, ब्लड वेसल्स होना चाहिए, आपका ब्लड होना चाहिए। ये सारे मिलके आपका सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाता है या परिसंचरण तंत्र को बनाता है। ठीक है। और ये चीज अगर हम बात करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे बॉडी से रिमूव कराने में भी हेल्प करता है। यही जो है CO2 को लेकर कहा जाता है लंग्स के पास, और लंग्स से ये CO2 बाहर चला जाता है। तो चलो हम ऑप्शन को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या इसका आंसर जाएगा। यह भोजन और ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। बात एकदम सही है। यह शरीर के विभिन्न हिस्सों से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने में मदद करता है। एकदम बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। परिसंचरण तंत्र रक्त वाहिका और रक्त से बना होता है। एकदम सही है। किससे बना होता है? हार्ट से बना होता है, ब्लड वेसल से बना होता है, और ब्लड से बना होता है। ये रक्त वाहिका मतलब ब्लड वेसल्स, हृदय, हार्ट, और आपका रक्त, ब्लड, इन तीनों चीज से बना होता है। इसका मतलब आंसर चला जाएगा आपका एक से अधिक विकल्प आपका सही है। समझ में आई चीजें? सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आई आपको? नहीं आई समझ में? तो गौर से सुनना। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है? ऑक्सीजन को पूरे बॉडी तक लेके जाना और CO2 को बॉडी से बाहर लेके जाना, और भोजन को पूरे बॉडी तक लेके जाना। ठीक है। और ये किससे बना होता है? हार्ट से, ब्लड से, और ब्लड वेसल से। जाहिर सी बात, आप इससे पहले क्वेश्चन किए होंगे, उसमें सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे तरीके से, तो यहाँ मुझे करने की जरूरत नहीं दिख रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऊन जैसा दिखता है? ये जो हम लोग स्वेटर पहनते हैं या फिर कंबल वगैरह ओढ़ते हैं, ये हमको फील होता है कि ये वूल है, ये हमको फील होता है कि ये नेचुरल वूल है, लेकिन ये नेचुरल वूल नहीं है, ये नेचुरल वूल नहीं है, ये एक सिंथेटिक फाइबर से ड्राइव्ड किया गया है। वो सिंथेटिक फाइबर का नाम है एक्राइलिक। क्या नाम है? एक्राइलिक। ये ज्यादा ड्यूरेबल भी होता है, मजबूत भी होता है। तो अगर हम ये क्वेश्चन पूछता है मुझे कि जो हमको लगता है कि ऊनी कपड़ा जो पहनते हैं हम, स्वेटर वगैरह हुआ, जैकेट वगैरह हुआ, तो ये किससे बना होता है? तो ये एक्राइलिक से बना होता है, क्योंकि ये एक सिंथेटिक फाइबर है और ये हम उससे इसको ड्राइव करते हैं और ये लगता है कि ये ओरिजिनल वूल ही है, सिंथेटिक वूल है। ये जनरली क्या होता है? सिंथेटिक वूल बोलते हैं इसको हम। क्या हो गया आंसर? चला जाएगा इसमें आपका एक्राइलिक। क्या चला जाएगा आंसर आपका? एक्राइलिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी और विषमपोषी दोनों है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर बोथ ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक? ध्यान से सुनना, ये ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक होता क्या है, स्वपोषी और विषमपोषी होता क्या है। अगर ये समझ जाओगे तो आप इजीली में चीजों को और हैंडल कर पाओगे। कहने का मतलब ये है कि जो अपना खाना खुद से बनाता है उसको हम बोलते हैं स्वपोषी। खुद से बनाने का मतलब ये है कि लाइट का प्रेजेंस में वो CO2 और वाटर का इस्तेमाल करके वो खुद अपना खाना बना लेता है, तो इसको हम बोलते हैं स्वपोषी। और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं, खास करके एनिमल की बात करेंगे, एनिमल तो खाना अपना खुद से नहीं बना पाता। ये पेड़ पौधा जनरली जो है स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं, क्योंकि वही खाना अपना खुद बना पाता है। जो एनिमल है, एनिमल ग्रुप के जितने भी हैं, वो अपना खाना जनरली नहीं बनाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रोपिक। वो किसी चीज पे डिपेंड रहता है अपने खाने के लिए। तो जो खाना बना पाता है उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रोफ, स्वपोषी। जो खाना नहीं बना पाता है, वो अपने खाने के लिए किसी पे डिपेंड रहता है, उसको हम बोलते हैं हेट्रोट्रोपिक या विषम पोषी। एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं, पहला ऑप्शन बोल रहा है शैवाल। शैवाल जो है एक तरह का प्लांट है, अलगी। ये खुद अपना खाना बना लेता है, ये खुद अपना खाना खुद से बनाता है, तो इसका आंसर ये नहीं जाएगा। सॉरी, ये इसका आंसर नहीं जाएगा। दूसरा ऑप्शन है हमारा पीचर प्लांट। इसकी हम बात करते हैं, ये प्लांट है। अगर प्लांट है तो जाहिर सी बात है ये ऑटोट्रोफिक होगा, लेकिन इसमें जो है एक सबसे अच्छी खास बात क्या है कि इसका जो लीफ है ना, ये मॉडिफाइड कर जाता है, मॉडिफाइड करके एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना लेता है। ये स्ट्रक्चर क्या हेल्प करता है? जब भी इस पौधे को खास करके प्रोटीनियस डाइट की जरूरत पड़ती है, जिसको लगता है कि प्रोटीन की कमी है, या फिर ऐसे भी ये जो है ना कीड़े मकोड़े को खाता है। कैसे खाता है कि ये जो इसका लीफ का मॉडिफिकेशन इस तरीके से मॉडिफाइड हुआ है ये, कि ये इस तरह से खुला रहता है। जैसे भी कोई इंसेक्ट आके बैठता है, ये बंद हो जाता है। ये बंद हुआ, बस ये इंसेक्ट इसके अंदर रह जाता है और ये इसका डाइजेशन कर लेता है और इस अपने खाने की जरूरत को ये पूरा कर लेता है। तो ये एग्जाम्पल आपका आंसर जा सकता है पीचर प्लांट, क्योंकि प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा ही, और ये स्पेशल मॉडिफिकेशन है लीफ का, तो इसकी वजह से ये खाना वहां से भी ले सकता है। दूसरा है युगलीना। जब हम प्रोटोजोआ पढ़ते हैं तो प्रोटोजोआ का एक खास मेंबर है युगलीना। एकदम ये पेड़ पौधे की तरह दिखता है, इसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है और ये खाना खुद से बनाता है। जब लाइट रहेगा तो ये खाना खुद से बनाएगा, अगर लाइट नहीं रहेगा तो ये किसी सड़े गले चीज को खा करके अपना जीवन व्यतीत करता है, मतलब किसी चीज पे डिपेंड रहता है। तो हम ऐसे को क्या बोलेंगे? विषमपोषी, हेट्रोट्रोफिक। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है। तो अगर दो ऑप्शन सही है तो इसका मतलब है कि आंसर क्या चला जाएगा आपका? एक से अधिक। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, परिस्थितिकी विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? व्हाट इज स्टडीड इन इकोलॉजी? इकोलॉजी, इकोलॉजी में किसका स्टडी किया जाता है? हम ऑप्शन वाइज चलते हैं। अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी जियो साइंस है ना, जियो साइंस इसका स्टडी करते हैं, जियो साइंस में। अगर हम वातावरण की बात करते हैं, इन्वायरमेंट की बात करते हैं, यस, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट इज इकोलॉजी, सॉरी, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट इज इकोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट इज इकोलॉजी। तो आपका आंसर चला जाएगा इन्वायरमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा मेरा एक कहानी सुनो। एक लड़का था, उसकी शादी होने वाली थी एक लड़की से, जिसका नाम था ली। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले
हमें कहानी सुनाते हैं आपको। एक लड़का था, उसकी शादी होने वाली थी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले चलो हम एक कहानी सुनाते हैं आपको। एक लड़का था, उसकी शादी होने वाला थी एक लड़की से जिसका नाम था ली। क्या नाम था? ली। उस लड़के के काका जो है ना, उस लड़के के बाप से क्या मांगा? अलमारी, मनी, जनरेटर, कार, फ्रिज दहेज में। इस लड़के के काका जो है उस लड़के के बाप से क्या मांगा? अलमारी, मनी, जनरेटर, कार, फ्रिज। इस लड़के को रहा नहीं गया, ये अपने दोस्तों तक फैला दिया बात। और ये बात को दोस्तों तक फैलाया तो दोस्तों तो सबसे बड़ा होता है वायरल करने वाली चीजों को, पूरे वायरल कर दिया। पूरे वायरल कर दिया तो सारे सबके जबान पे ये आने लगी। तो उसके बाप ने क्या मांगा? अलमारी, मनी, जनरेटर, कार, फ्रिज। तुमको भी याद हो गया होगा, याद कर ली होगी। अभी आप घर से बाहर जाओगे, अम्मी मिलेगी, उसको बोलना उसके काका ने इसके बाप से क्या मांगा? अलमारी, मनी, जनरेटर, कार, फ्रिज। क्या मांगा? अलमारी, मनी, जनरेटर, कार, फ्रिज। अभी तो मेस में खाना खाने जाओगे, हाँ, मेस वाले भैया को पकड़ना, बोलना कि उसके काका जो है ना उसके बाप से क्या मांगा? अलमारी, मनी, जनरेटर, कार, फ्रिज। वो भी कंफ्यूज, तू भी कंफ्यूज, कुछ नहीं, मजा आ जाएगा। अभी रोड पे जाओगे, मार्केट निकलोगे, इसको पकड़ना, बोलना उसके काका ने उसके बाप से अलमारी, मनी, जनरेटर, कार, फ्रिज मांगा। क्या मांगा? अलमारी, मनी, जनरेटर, कार, फ्रिज। चलो हम इसको क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। एक ट्रिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, ठीक है? कौन सा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। ली के बाप से काका ने मांगी अलमारी, मनी, जनरेटर, कार, फ्रिज। ली लिथियम, के पोटेशियम, बाप बेरियम, से स्ट्रोंटियम, काका कैल्शियम, ने सोडियम, मैग्नीशियम मांगी अल्युमिनियम अलमारी, मैंगनीज मनी, जिंक जनरेटर, क्रोमियम कार, फ्रीज। इतना याद कर लो, इतना से आपका काम चल जाएगा। देखो और भी ज्यादा सीरीज हैं, चाहते तो मैं आपको याद करा सकता था, बट यहाँ पे इतनी जरूरत नहीं है। इतना अगर याद कर लिए तो आपका क्वेश्चन इजीली वे में निकल जाएगा। खास करके इस तरह के क्वेश्चन आपको अगर पूछते हैं तो अगर ये चीज याद है, ली के बाप से काका ने क्या मांगी? ली के बाप से काका ने मांगी अलमारी, मनी, जनरेटर, कार, फ्रीज। ली के बाप से काका ने मांगी अलमारी, जनरेटर, कार, फ्रीज। सबको तुमने फैला दिया बात को। इसी खुशी पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, करो, लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। नहीं करोगे, इससे मोटिवेशन मिलता है, मजा आता है, काम करने में मजा आता है यार। इस तरह से तुम लोग अगर तुम लोग चैनल को शेयर करते हो तो काम करने में बहुत मजा आता है। ठीक है, चलो अब इसको अप्लाई करते हैं हम। देखो यहाँ पे सारा सीरीज आपको याद हो गया तो आप इजीली इन चीजों को क्वेश्चन को हॉल कर पाओगे। देखो पहला कह रहा है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन अल्युमिनियम। जिंक अल्युमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है। देखो ये जो सीरीज है ना, ये जो सीरीज मैंने बताया आपको, ये ऊपर का जो एलिमेंट है लिथियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव। और ये जिस तरह से तुम नीचे जाओगे तो रिएक्टिविटी थोड़ा कम होती जाएगी। थोड़ा गौर से सुनना, इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, थोड़ा गौर से सुनना, इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। जो सबसे ऊपर के हैं लिथियम, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। और नीचे वाला जो है, जैसे जैसे नीचे जाओगे वो रिएक्टिविटी कम होती चली जाएगी। तो लिथियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ये नीचे वाले किसी भी एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है उसके सॉल्यूशन से। यहाँ पे यही चीज याद रखना है कि ऊपर वाला एलिमेंट जो है अपने नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है उसके सॉल्यूशन से। जैसे अगर बोल देगा कि ये जो है अल्युमिनियम जो है डिस्प्लेस कर सकता है किसको? जिंक को उसके सॉल्यूशन से, लेकिन जिंक अल्युमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता उसके सॉल्यूशन से। ध्यान रखना, आयरन के सॉल्यूशन से जिंक जो है आयरन को डिस्प्लेस कर सकता, बट आयरन जो है जिंक के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। कहने का मतलब यह है ऊपर वाला नीचे को डिस्प्लेस कर सकता है लेकिन नीचे वाला ऊपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। बस यही कंसेप्ट आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि पहला ऑप्शन कह रहा है आपका जिंक इज मोर रिएक्टिव देन अल्युमिनियम। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक यहाँ पे, अल्युमिनियम यहाँ पे। गलत बात है, अल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो पहला ऑप्शन आपका नहीं जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कॉपर कैन डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम फेरस सल्फेट। ठीक है, कॉपर कैन डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम फेरस सल्फेट। देखो ये क्वेश्चन है, सॉरी, अगर आप देखोगे इस सीरीज में कॉपर आया नहीं, तो कॉपर नीचे है, तो जो नीचे वाला वो तो जाहिर सी बात है डिस्प्लेस ऊपर वाले को नहीं कर पाएगा। तो कॉपर और आयरन की बात हो रही है, तो आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो अगर आप देखोगे क्या बोल रहा है, कॉपर कैन डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम फेरस सल्फेट। गलत बात है। कैसे आयरन को? फेरस, ये जो फेरस है ये क्या है?
आयरन है। क्या है ये? आयरन है। क्या है ये? आयरन, Fe। ठीक है, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन पे आओगे, थर्ड ऑप्शन पे आओगे तो क्या बोल रहा है कि आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट कैन नॉट डिस्प्लेस अल्युमिनियम फ्रॉम और अल्युमिनियम सल्फेट। आयरन के बारे में बोल रहा है कि वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है बट अल्युमिनियम को नहीं कर सकता। बात भी सही है। अगर सीरीज पे चलोगे तो ये जो आयरन है, ये जो आयरन है, ये आयरन अल्युमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, बट आयरन के नीचे है कॉपर। तो कॉपर मैंने नहीं लिखा है तो आपको मानना है कि जो यहाँ नहीं लिखा है वो नीचे ही होगा, तो नीचे वाला डिस्प्लेस तो कर सकता है। तो आंसर आपका चला जाएगा क्या बाबू? थर्ड। थर्ड चला जाएगा ना। अब देखो, अल्युमिनियम कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम द फेरस सल्फेट। गलत बात है, कर सकता है, कर सकता है ना। मैं बोलता कैन नॉट, नहीं कर सकता, ये भी गलत हो गया। अगर वो सीरीज आपको याद है तो आप इजीली इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा। सो सिंपल सा बात है, जिसमें आयंस होंगे वो कंडक्ट करेगा, जिसमें आयंस नहीं होंगे वो कंडक्ट नहीं करेगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन अगर पहला बोल रहा है एसिडिफाइड वाटर, जाहिर सी बात है एसिडिक वाटर है तो इसमें H प्लस आयन प्रेजेंट होगा तो ये कंडक्ट करेगा, तो ऑप्शन आपका ये नहीं हो सकता। टैप वाटर जो हम लोग पीते हैं इसमें भी जो है, ये नल का जल है, ये भी आयन होता है, इसमें ये भी कंडक्ट करेगा। डिस्टिल्ड वाटर की बात करते हैं, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ये शुद्ध वाटर होता है। क्या होता है? ये शुद्ध होता है, पूरी तरीके से शुद्ध होता है, शुद्ध जल होता है। ये क्या होता है? शुद्ध जल होता है, इसमें आयन नहीं होते, तो ये आपका आंसर चला जाएगा। हम बात करते हैं साल्ट सॉल्यूशन की। जो साल्ट है वो क्या है? नमक है, NaCl, और ये टूटेगा तो Na प्लस में प्लस Cl माइनस में, तो यहाँ पे भी आयन पाए जा रहे हैं तो ये भी कंडक्ट करेगा। तो आंसर क्या चला जाएगा आपका? डिस्टिल्ड वाटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा गौर से पढ़ना, इजी है बट कंसेप्चुअल है। आप करोगे तो आपको कंसेप्ट आएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप इजीली में इसको हैंडल कर पाओगे। सुनना गौर से। ये जो हेमोग्लोबिन का रेंज होता है, जो हेमोग्लोबिन का रेंज होता है ये 12 से 16 ग्राम पर डीएल होता है। कितना होता है? 12 से 16 ग्राम पर डीएल होता है, इसका एक एवरेज रेंज होता है। इस रेंज से अगर कम होगा तो एनीमिया हो जाएगा। ब्लड में अगर हेमोग्लोबिन की कमी है तो कौन सा बीमारी होगा? एनीमिया। बस इसी पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है दो लड़कियां एक्स और वाई की क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट नीचे दी गई है। द क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट ऑफ टू गर्ल्स एक्स एंड वाई आर गिवन बिलो। पहली गर्ल्स है जिसका, पहली गर्ल्स का दे रखा है, उसका देख रखा है कितना? 10.5 ग्राम पर डीएल। ठीक है, कितना? 10.5 पर डीएल। दूसरा का दे रखा है 13.5 ग्राम पर डीएल। गौर से सुनना, इसका कितना है? 13, इसका कितना है? 10। आपका रेंज कितना होता है बाबू? 12 से 16। 12 से अगर कम रहेगा तो उसको एनीमिया होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो एक्स गर्ल्स है उसको एनीमिया है, जो वाई गर्ल्स उसको एनीमिया नहीं है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है एक्स एनीमिया से पीड़ित है जबकि वाई एनीमिया से पीड़ित नहीं है। एकदम सही बात, ये आंसर आपका चला जाएगा। दूसरा बोल रहा है वाई इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया वेयर एक्स इज नॉट। गलत बात है, एक्स एंड वाई दोनों एनीमिया से पीड़ित है, दोनों तो नहीं हो सकता। एक्स और वाई दोनों एनीमिया से पीड़ित नहीं है, एक तो पीड़ित है, एक्स पीड़ित है, तो आंसर क्या चला जाएगा आपका? फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक केसुरकी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्टिब्रेट। अगर आप वर्गीकरण सही से पढ़ोगे, एनिमल क्लासिफिकेशन सही से पढ़ोगे, तो एनिमल को दो भाग में बांटा गया था, एक नॉन कॉर्डेट, एक कॉर्डेट। कॉर्डेट जनरली इसके कुछ ग्रुप्स, यूरोकॉर्डाटा और सेफलोकॉर्डाटा, उसमें भी केसुरकी उतना डेवलप नहीं होता, लेकिन जो वर्टिब्रा है, जो वर्टिब्रेट है, उसमें आपको केसुरकी या वर्टिब्रेट पूरी तरीके से मिलता है। तो जनरली हम ये बोलेंगे कि नॉन कॉर्डेट में वर्टिब्रा या केसुरक नहीं पाया जाता, कॉर्डेट में आपको पाया जाता है इसके कुछ ग्रुप में। कौन सा ग्रुप? वर्टिब्रा में, वर्टिब्रेट। तो हम बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कौन सा नॉन कॉर्डेट्स है, कौन सा कॉर्डेट्स है। अगर आप सही से पढ़ोगे तो आपको ये चीज आइडिया होगा कि जो नॉन कॉर्डेट थे उसमें पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा, टेरिफोरा, प्लेटी हेलमिंथिस, एस्के हेलमिंथिस, एन्नेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा और आपका कॉर्डाटा। ठीक है, जो कॉर्डाटा है
ये अलग हो गए। ये कॉर्डेटा में 5 क्लास आए थे, ये चीज अभी आपको आइडिया होगा। पहला फिशेस, दूसरा एम्फीबियंस, तीसरा रेप्टाइल्स, चौथा है आपका, बताओ चौथा है आपका कौन सा, एप्स या बर्ड्स, पांचवा है आपका मैमल्स। अब मैं बताया था कि जो 5 क्लास है, ये 5 क्लास में फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, बर्ड्स या एब्स, मैमल्स ये हॉट ब्लडेड, ये कोल्ड ब्लड सॉरी ये वार्म ब्लडेड एनिमल है। ठीक है, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से वार्म ब्लडेड एनिमल है, कौन से कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, तो आप यहाँ से भी चीजों को सॉल्व कर सकते हो। तो वर्टिब्रा किसमें पाया जा रहा है, ये सिर्फ कॉर्डेटा में, तो जो इसके होंगे उसमें कॉर्डेटा पाए जाएंगे। अब जैसे रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स में स्नेक्स आते हैं, बर्ड्स है, पक्षियां हैं, तो आपको कॉर्डेट्स में आएंगे, तो यहाँ पे इसमें आपको वर्टिब्रेट पाया जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, पहला बोल रहा है राउंड वर्म, ये राउंड वर्म नहीं है क्योंकि ये नॉन कॉर्डेट्स है। अर्थवर्म ये भी नॉन कॉर्डेट्स है। स्नेक्स ये कॉर्डेट्स हैं। बर्ड्स ये भी कॉर्डेट्स हैं। तो एक से अधिक विकल्प आपका आंसर सही चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अर्थवर्म रिस्पायर थ्रू इट्स, ये जो अर्थवर्म है, ये जो केंचुआ है, ये किससे सांस लेता है, ये स्किन से, किससे, ये स्किन से सांस लेता है, किससे, त्वचा से सांस लेता है। तो क्या आंसर चला जाएगा आपका इसमें, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक है, which of the following are biotic, sorry, which of the following are abiotic component, क्या abiotic component, सुनना, ये जो इन्वायरमेंट बना होता है ये दो तरीके के कंपोनेंट से बना हुआ होता है, एक बायोटिक, एक एबायोटिक। जो बायोटिक होता है वो जनरली लिविंग होता है, सजीव होता है। जो एबायोटिक होता है वो नॉन लिविंग, असजीव होता है, निर्जीव होता है। क्या होता है, निर्जीव होता है। तो कौन कौन से आएंगे, अगर हम बायोटिक की बात करेंगे तो बायोटिक में आ जाएंगे आपके जितने भी बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, अलगी हैं, एनिमल हैं, प्लांट हैं, ये सारे आएंगे बायोटिक में। अब एबायोटिक में जो निर्जीव है, जैसे वाटर हो गया, सॉइल हो गया, रॉक्स हो गया, ठीक है, रॉक्स हो गया, आपके टेम्परेचर हो गए, ये सारे क्या हो गए, हवा हो गया, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट है। निर्जीव कंपोनेंटों को हम क्या बोलते हैं, जितने भी निर्जीव है उसको हम एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला बोल रहा है मिट्टी, पानी और हवा। पहला ऑप्शन बोल रहा है पानी और हवा। पानी और हवा ये आपका एबायोटिक कंपोनेंट है, तो ये इसका सही ऑप्शन जा सकता है। दूसरा देखते हैं, मिट्टी और चट्टान, सॉइल एंड रॉक्स, जाहिर सी बात है ये भी एबायोटिक कंपोनेंट है। तापमान और प्रकाश, टेम्परेचर एंड लाइट, ये भी आपका आंसर होगा। प्लांट्स एंड एनिमल, नहीं, ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। आंसर क्या चला जाएगा, एक से अधिक विकल्प सही है। क्या जाएगा आंसर आपका, एक से अधिक विकल्प आपका सही है। आपको समझ में आ गई कि बायोटिक किसे बोलते हैं, एबायोटिक किसे बोलते हैं। इस क्वेश्चन का मेन मकसद यही था कि आपको बायोटिक और एबायोटिक में सही जानकारी मिल जाए, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप हिला के आ जाओ यार। इस सेशन का मतलब ही वही है कि आप सारा क्वेश्चन ऐसे बना के आओ, ऐसे समझ के जाओ ना यार, कि क्वेश्चन आए तो आप इजीली में हैंडल कर पाओ। मेरी बात है, आपको दिमाग में आए, आपको याद आए कि सर ने कुछ बताया था और उन चीजों का फायदा मुझे मिल रहा है। तो यहाँ पे इतना चिल्लाने का मेरा मकसद यही है कि आपको चीजें दिमाग में घुस जाए। क्वेश्चन बनाना मकसद नहीं है, क्वेश्चन बनाना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि आपका सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए, आप इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके आ पाओ यार। इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, इसीलिए तो मेहनत कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, जरूरी है, इससे मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों तक भी शेयर करो, इससे अच्छा फील होता है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Which of the following leaf modification occurs in desert area to inhibit water loss? मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी की कमी को रोकने के लिए पत्ती रूपांतरित होता है। ये जो रेगिस्तान है, जो डिजर्ट है, वहां पे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वहां पे तो पानी की कमी होती है ना, पानी कम अवेलेबल होता है। तो वो पानी को कैसे अपने आप को मेंटेन कर पाएगा, कैसे वो अपने आप को मेंटेन कर पाएगा कि पानी उससे कम लॉस हो। तो इसके लिए क्या करता है ना, ये पेड़ पौधे, ये जो आपका लीफ है, ये पत्तियां, इसको ये मॉडिफाइड कर लेता है। ठीक है, मॉडिफाइड करके कैसा कर लेता है कि या फिर इसको मोटा कर लिया, ठीक है, वैक्सीन लेयर बना लिया, ठीक है, या फिर ऐसा हुआ कि लीफ का साइज छोटा हो गया, या फिर लीफ ही खत्म हो गया, पूरी तरीके से लीफ खत्म कर दिया, ठीक है, थॉर्न्स बन गया, कांटा बन गया लीफ। तो क्या हो गया, ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन कह रहा है कि कठोर और मोम पत्तियां, जाहिर सी बात है ये मॉडिफिकेशन भी इसको हेल्प करेगा पानी को
लॉस से बचाने के लिए। दूसरा टेनी लिप्स नो लिप्स, ये भी इसको हेल्प करेगा। थॉर्न्स इंस्टीड ऑफ लिप्स, जो लिप्स हैं वो कांटे में बदल जाएगा, तो ये भी इसको मदद करेगा। इससे आंसर क्या चला जाएगा आपका, एक से अधिक आंसर इसका चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश और परावर्तित किरण के बीच बनने वाली कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। द एंगल फाउंड बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोलता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके बीच बनता है। ये क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, अगर आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े होगे तो वहां पे चीजें बताई गई होगी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था उसको हम देखते हैं। ये हम एक बना लेते हैं सरफेस, एक सतह बना लेते हैं, इस पे हम क्या डाल देते हैं, नॉर्मल, जिसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर या विलंब। क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर या विलंब। कोई लाइट अगर आती है इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे। इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण, इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये जो एंगल इंसिडेंट से बनाती है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण बोलते हैं। इसको ध्यान रखना, जो इंसिडेंट रे है ये आपतित किरण किससे एंगल बना रहा, याद रखना, सतह से नहीं। सतह से एंगल बनाने को हम इंसिडेंट नहीं बोलेंगे, ये बहुत कंफ्यूजन वाली होती है कि सतह से एंगल दे दिया, नहीं। जो विलंब डाले हैं, ये नॉर्मल डाले हैं, इससे जो एंगल बनाएगी इसको हम बोलेंगे आपतन कोण। और ये जो लाइट यहां से रिफ्लेक्ट करेगी या बैक करेगी, इस लाइट को क्या बोल, इस रे को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण बोलते हैं। तो सेम एंगल ये भी बनाएगा, जितना एंगल आते हुए बनाया उतना ही एंगल जाते हुए विलंब से बनाएगा। अगर ये आई बनाया तो इसको हम आर बोलते हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे ये आई और आर जो है दोनों बराबर होता है। यही तो बोलता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इज इक्वल टू आर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डैश और परावर्तित किरण और डैश के बीच बनने वाली कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं। ये कोण है और ये बोल रहा है कि डैश के बीच में, डैश क्या चला जाएगा आपका, विलंब, नॉर्मल के बीच में, तो यहां क्या चला जाएगा आपका, परपेंडिकुलर या अभिलंब। क्या जाएगा आपका, अभिलंब, अभिलंब क्या जाएगा, अभिलंब। ये अभिलंब और परावर्तन किरण, अभिलंब और परावर्तन किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, परावर्तन कोण बोलते हैं या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो क्या आंसर चला जाएगा आपका, चला जाएगा। बात समझ में आई आपको, बात समझ में आनी चाहिए, चीजें आपको समझ में आ गई होगी, इन चीजों की उम्मीद करते हैं आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा विद्युत चालक है। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अमंग द फॉलोइंग इज, इसका आंसर चला जाएगा आपका चांदी। चांदी सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, किसका, इलेक्ट्रिक, सबसे अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, कौन, सिल्वर। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको याद कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब। ऑप्शन वाइज चलते हैं, हम बात करते हैं पहला ऑप्शन की, अल्बर्ट आइंस्टीन। ये साहब जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था। क्या दिया था, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का खोज किया था, यही थ्योरी दी थी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी किसने दी थी, किसने दी थी, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने। ये जो आइजैक न्यूटन है, ये साहब का फिजिक्स में बहुत ज्यादा रोल, न्यूटन साहब का, ये हर जगह लगभग आ गए हैं। फिजिक्स के जो भौतिकी विज्ञान है, जो फिजिक्स है, इसमें इसने अपना झंडा गाड़ रखा है पूरी तरीके से। हर जगह आप न्यूटन का कुछ ना कुछ सुन ही लो, लगभग फिजिक्स के हर फील्ड में इसने काम किया। जो सबसे इसका इंपॉर्टेंट है वो लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के नियम। वो जो एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एप्पल नीचे गिर गया था, तो उसके बाद जो उसको दिमाग में चीजें आई थी, तो यही साहब थे, न्यूटन साहब, इसके ही दिमाग में वो सारी चीजें आई थी। तो ये लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है इसी ने दिया था। तो ये चीज आप यहाँ पे याद कर सकते हो इन चीजों को। थॉमस अल्वा एडिशन, यही साहब थे जो बल्ब का खोज किए थे, यही साहब बल्ब का खोज किए थे। और हम बात करते हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये टेलीफोन का खोज किए थे, ये आपको जानकारी होगी। ये सारे चारों ऑप्शन आप इजीली वे में हैंडल कर पाए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए कि जो बल्ब का फिलामेंट बना होता है, जो रेड बल्ब होता है जो हम यूज करते हैं रेड बल्ब, वो उसका जो फिलामेंट बना होता है उसमें वो किसका बना होता है, टंगस्टन का। उसका नेक्स्ट ऑप्शन है नाइक्रोम। ये हीटिंग एलिमेंट जितने भी होते हैं हीटर वगैरह, इसमें नाइक्रोम वगैरह का वायर यूज किया जाता है। और ये जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट ये पेंसिल वगैरह में, पेंसिल का जो देखते हो, जो पेंसिल में अगर उसको, वो जो ब्लैक कलर का पेंसिल में पाया जाता है वो ग्रेफाइट से ही बना हुआ होता है। और ये आयरन, आयरन तो आप जानते हो, ये लोहा वगैरह, ये रड वगैरह, छड़ वगैरह जितने भी हैं वो लोहा ही तो है, आयरन ही तो है। तो क्या इसका आंसर चला जाएगा आपका टंगस्टन। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर चुंबकीय पदार्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल? कौन सा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है? एक कोड मैं आपको दे रहा हूं, फी को नी, क्या? फी कोनी, फी से एफ ई, को से सी ओ, नी एन आई से निकल, एन आई सी के निकल, सीओ से कोबाल्ट, एफ ई से आयरन, क्या? एफ ई से आयरन। ये तीनों मटेरियल जो है ये मैग्नेटिक है। क्या है ये? मैग्नेटिक है। ये मैग्नेटिक मटेरियल है, ये तीनों मैग्नेटिक मटेरियल हैं। उसमें पूछ रहा है कौन नॉन मैग्नेटिक नहीं है। तो सिंपल सा अगर ये कोड आपको याद रहा, आप इजीली वे में छाट सकते हो। आयरन, कोबाल्ट, निकेल ये है, तो क्या आंसर चला जाएगा? 3 चला जाएगा आंसर आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अपघटक पदार्थ है? गौर से सुनना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल मटेरियल? देखो दो तरीके के मटेरियल होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो सड़ गल सके उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, जो नहीं सड़ेगा गलेगा उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा? नॉन बायोडिग्रेडेबल में आपका क्या आ जाएगा? प्लास्टिक आ जाएगा। प्लास्टिक पर जनरली आता है ना, जो नहीं सड़ता है, नहीं गलता है। बायोडिग्रेडेबल की बात अगर हम करेंगे तो बायोडिग्रेडेबल में आपका जैसे कि सब्जी का छिलका वगैरह हो गया, केला का छिलका वगैरह हो गया, कोई पेपर वगैरह हो गया, ये सारे किसमें आएंगे? आपके बायोडिग्रेडेबल में। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्शन 1 कह रहा है कि वुड, जाहिर सी बात है वुड जो है बायोडिग्रेडेबल है। आप कहीं पे लकड़ी को रखोगे कुछ देर तक, कुछ दिन तक मिट्टी के अंदर, ये ऑटोमेटिक गल जाएगा, तो टाइम लगेगा लेकिन गल जाएगा। प्लास्टिक बैग ये बिल्कुल भी नहीं गलेगा। न्यूक्लियर वेस्ट, एग्जैक्टली ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अभी, ये न्यूक्लियर वेस्ट, तो ये नहीं गलता पूरी तरीके से, गलता ही नहीं है। ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल के, ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल के कैटेगरी में आता है। चौथा है पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ये हाँ होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल, इसमें वुड भी चला जाएगा आपका और वेजिटेबल पिल्स भी चला जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक विकल्प आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम बात करते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र डैश से मिलकर बनता है। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक स्लाइड देखते हैं, फिर इसमें समझते हैं बात को, फिर बात करते हैं। देखो जो हमारा ये तंत्रिका तंत्र है, ये नर्वस सिस्टम है, इसको एक बार देख लो, इजीली हमें सारी चीजें हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब थोड़ा गौर से सुनना मेरी बात। ये तंत्रिका तंत्र जो है 3 पार्ट में बटा हुआ है, 3 पार्ट। कौन कौन सा? पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तीसरा ऑटोनमस नर्वस सिस्टम, इसको हम बोलते हैं स्वामत्व तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ये 3 हो गया, याद कर लो। जो नर्वस सिस्टम है 3 है, कौन कौन सा? पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल, और तीसरा है आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। हिंदी में अगर बात करोगे तो पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा स्वामत्व तंत्रिका तंत्र। स्वामत्व तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। गौर से सुनना, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें 2 चीज आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2 आता है। कौन कौन सा? सुनना गौर से। इसमें आपका आएगा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। याद रखना,
ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, हिंदी में बोलोगे तो मस्तिष्क और मेरु रज्जु, मेरु रज्जु, मेरु रज्जु, क्या मेरु रज्जु, तेरु रज्जु नहीं रे, मेरु रज्जु, किसकी रज्जु, मेरु रज्जु, किसकी रज्जु, मेरु रज्जु, ठीक है। और ये मस्तिष्क, क्या ये मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क, क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कोड, ब्रेन और स्पाइनल कोड किस में आएगा, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, याद कर लो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आएगा, ब्रेन और स्पाइनल कोड। हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, इसमें ध्यान रखना, ये दूसरा जो पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम थोड़ा ध्यान से पूछना, ऐसे 3 क्वेश्चन बनते हैं, 3 क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। पहला, इसमें एक चीज पाया जाएगा, इसको हम बोलते हैं कपाल तंत्रिका तंत्र, कपाल तंत्रिका तंत्र, या हम बोलते हैं दूसरा मरु तंत्रिका तंत्र, क्या मरु तंत्रिका तंत्र या कपाल तंत्रिका तंत्र, इसको बोलोगे स्पाइनल नर्व, क्या बोलोगे इसको, स्पाइनल नर्व, इसको बोलोगे आप करेनियल नर्व। ध्यान से सुनना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट, ब्रेन और स्पाइनल कोड, बस बात खत्म, बात खत्म। पेरिफेरल में 2 पार्ट, करेनियल नर्व, इसको बोलते हैं कपाल तंत्रिका तंत्र, दूसरा स्पाइनल नर्व, इसको बोलते हैं मरु तंत्रिका तंत्र। ये जो स्पाइनल नर्व है, ये स्पाइनल नर्व हमारे पास 31 पेयर है, कितने पेयर, 31 पेयर, क्वेश्चन पूछता है। और जो करेनियल नर्व है ये कितना है हमारे पास, 12 पेयर, ध्यान रखना, करेनियल नर्व कितना है 12 पेयर, स्पाइनल कितना है 13 पेयर। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है करेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व के बारे में, ठीक है, आपको चीजें समझ में आ गई है। दूसरा जो है, तीसरा जो है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है इसके 2 पार्ट है, एक है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है पुरानो तंत्रिका तंत्र जिसको हम बोलते हैं पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बस इसका 2 बात याद कर लो, पूरा ब्रेन आपका कंप्लीट, पूरा आपका नर्वस सिस्टम कंप्लीट, सॉरी ब्रेन नहीं, पूरा नर्वस सिस्टम आपका कंप्लीट। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट, एक सिंपैथेटिक एक पारासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक है ना, ये हमें जो है ना आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार करता है, आपातकालीन स्थिति, डर का माहौल, कहीं लड़ाई हो गया, इसे भागना है, एक चीज आती है 3F, 3F का नाम सुनो, फियर, फाइट एंड फ्लाइट, क्या ये 3F, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, यही कंट्रोल करता है क्या, रक्तचाप को, ब्लड प्रेशर को और धड़कन को भी ये कंट्रोल करता है, रक्तचाप को भी ये कंट्रोल करता है। जो हार्मोन वगैरह निकलते हैं कौन कौन से, एड्रेलिन, नॉर एड्रेलिन, ये 2 हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, फाइट और फ्लाइट के लिए, डर के लिए, कौन कौन से, इसका 2 नाम, एक एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, या फिर इसको बोलते हैं एड्रेलिन, नॉर एड्रेलिन, ठीक है, ये 2 हार्मोन, इसके 2 अलग अलग नाम है, इसको याद कर लेना, कौन कौन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, और इसको बोलते हैं एड्रेलिन, नॉर एड्रेलिन, ठीक है, एड्रेलिन और नॉर एड्रेलिन, ठीक है, ये 2 हार्मोन है जनरली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए, फाइट एंड फ्लाइट, ये 3F जो रिस्पॉन्स होता है इसके लिए ही 2 हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको भी पूछा जा सकता है। तो आपका कौन सा निकल गया, सिंपैथेटिक निकल गया। अब बात करते हैं पारासिम्पैथेटिक, ये जब बॉडी हमारा रेस्ट कंडीशन में होता है तो इसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन, आराम की अवस्था में बॉडी को लेकर आता है, कौन, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें हृदय का धड़कन कम होता है, ठीक है, आदमी थोड़ा शांत होकर बैठा रहता है, आदमी में गुस्सा होता है, बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है इंसान, तो कौन सा तंत्रिका तंत्र इसका एक्टिव रहता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसका एक्टिव रहता है बहुत ज्यादा। तो आपको मैंने बता दिया जो नर्वस सिस्टम है 3 पार्ट, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा ऑटोनोमिक। सेंट्रल में ब्रेन और स्पाइनल कोड, पेरिफेरल में सिर्फ नर्व्स पाए जाएंगे, ब्रेन के नर्व्स और पूरे बॉडी के नर्व्स,
जो बॉडी के नर्व्स उसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व। कितने पेयर होते हैं? 31 पेयर। तो क्रेनियल जो बॉडी के नर्व या सॉरी जो ब्रेन के नर्व है उसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व। कितने पेयर होते हैं? 12 पेयर। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, एक सिंपैथेटिक, एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक हमेशा आपातकालीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और पैरासिम्पैथेटिक हमें आराम के वक्त बॉडी को आराम में लेके आता है, या फिर धड़कन को कंट्रोल करता है, रक्तचाप को कंट्रोल करता है, नॉर्मल लेके आता है, मतलब मेंटेन करके रखता है। और जब हमारा रक्तचाप बढ़ता है या धड़कन बढ़ती है तो कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ये 3F इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? वो है एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, या फिर इसको बोलते हैं एड्रेलिन, नॉर एड्रेलिन। आपको चीजें समझ में आ गई होगी। चलो अब उस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है परिधीय तंत्रिका तंत्र से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र? बोलो। अभी मैंने सारी चीज को समझाया है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो किससे बना होता है? सिंपल सा बताया था आपको, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। खोज लो, मार दो आंसर। क्या जाएगा आंसर आपका? स्पाइनल नर्व, मेरु तंत्रिका और कपाल तंत्रिका। तो दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन वर्मी कंपोस्टिंग? देखो ये वर्मी कंपोस्टिंग होता क्या है? हम वर्मी कंपोस्टिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट को हम कंपोस्ट में चेंज कर देते हैं। कंपोस्ट मतलब खाद वगैरह में, जो हमारे खाद के काम में यूज हो सके। इसके लिए एक जीव काम में आता है, अर्थवॉर्म। ये अर्थवॉर्म ही जो है ना, जो किचन वेस्ट है या फिर किसी फार्म का वेस्ट है, गोबर वगैरह है, ये फार्म का वेस्ट है, इसको अगर आप कहीं पे रख देते हो तो इसमें ये ऑर्गेनिज्म जो है, ये अर्थवॉर्म जो है, इसको कंपोस्ट में चेंज कर देता है। तो वर्मी कंपोस्टिंग में कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है? बताओ क्या जाएगा आंसर इसका? अर्थवॉर्म, केचुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा 4R सिद्धांत से संबंधित है? नहीं है। द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू 4R प्रिंसिपल। तो 4R प्रिंसिपल पहले आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है 4R प्रिंसिपल। तो चलो हम लिखते हैं यहाँ पे 4R प्रिंसिपल के बारे में। 4R पहला है आपका रिड्यूस, दूसरा है आपका रीयूज, तीसरा है आपका रिसाइकिल, और आपका चौथा है आपका री पावर या री स्टोर। ये 4R जो है रिलेटेड होता है 4R प्रिंसिपल से। ये कहता है कि जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम इस तरीके से यूज करा जाए, कम से कम यूज करा जाए। पहली चीज रिड्यूस, रीयूज बार बार उसका इस्तेमाल किया जाए, रिसाइकिल अगर वो रिसाइकलेबल है तो उसको हम रिसाइकिल करके फिर से इस चीज में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रिकवर एंड रीस्टोर अगर वो फिका गया है कहीं पे कुछ तरीके से, अगर उसका यूज नहीं हो पा रहा तो उसको रिकवर करे जाए वहां से, फिर किसी चीज में उसका इस्तेमाल करा जाए, रीस्टोर। ये तीन चीजें आपको याद होना चाहिए, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर या रीस्टोर। देखो बोलता है कौन 4R से रिलेटेड नहीं है, तो रिसाइकल है रिलेटेड, रीयूज है रिलेटेड, रिड्यूस है रिलेटेड, रिनोवेट ये रिलेटेड नहीं है इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो उस पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है? What type of charge develop on glass rod when it is rubbed with silk? ये सिल्क है, इसमें अगर आप एक ग्लास रड को रब करोगे तो सिल्क पे जो है ना निगेटिव चार्ज आता है, और जो ये ग्लास रड है इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। ये ग्लास रड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए याद होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा चार्ज आता है किस पे? ग्लास रड पे कौन सा चार्ज आता है? ये आपको आता है धनात्मक। तो आंसर हो जाएगा आपका धनात्मक। चलिए हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया। आपने देखा एक क्वेश्चन, मैंने इस पे बहुत सारे कंसेप्ट आपको दिए। इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। हमें इन चीज़ों से मोटिवेशन मिलता है कि अगर आप हम लोग से कनेक्ट होते हो तो अच्छा लगता है, चीज़ों को काम करने में थोड़ा सा मजा आता है। तो इसीलिए आप
ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह बने रहिए। फिर हम आपके सामने अगला लेक्चर लेके आएँगे, इससे बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे और अच्छे-अच्छे कंटेंट आपके सामने लेकर के आएँगे। आपका कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट भी करिए, दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि मुझे भी लगेगा कि हाँ, मेरे काम एप्रिसिएबल लाइक है। हम ठीक है, पढ़ाई करते रहो, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर के।